ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो क्या हाल चाल है जनता की? क्या कैसी चल रही है पढ़ाई? क्या चल रहा है जिंदगी में? एक बार जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिए और बताइए आपको एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का ये जो लेक्चर है कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? एकदम एनसीईआरटी की फील हमारा सपना था देना, और वो हम आपको कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं? हमें बस आप इतना बताइए, है ना? तो यार, अभी तक एनसीईआरटी जो डिकोडर वर्जन 2.0 का लेक्चर है, इसमें हमने पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर छोटा-सा लिया है। लेकिन हाँ यार, जो पहला लेक्चर था जिसको हम दूसरा लेक्चर बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पहला ही लेक्चर है, वो काफ़ी यार धमाकेदार लेक्चर था। जिसमें लगभग 1 से डेढ़ घंटे ऐसे कुछ वीडियो बन गई थी। थोड़ी-सी लंबा हुआ था, पर वो लेक्चर काफ़ी पावरफुल रहा है। उसमें जैसा आपने देखा था कि एनसीईआरटी की एक-एक लाइन से क्वेश्चन कैसे बना हुआ है और किस तरीके से क्वेश्चन किया था, और आपको कई सारा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला होगा, कई सारे फैक्ट सीखने के लिए मिले होंगे, कई सारे शॉर्ट टिप्स सीखने के लिए मिले होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना? तो यार, ये जो क्वेश्चन के हैक्स हैं, क्वेश्चन की शॉर्ट टिप्स हैं कि मतलब क्वेश्चन देख करके सोचना क्या होता है, थॉट प्रोसेस यार डेवलप करनी पड़ेगी, है ना? जब तक यार आप क्वेश्चन को देख करके एक थॉट प्रोसेस आप नहीं डेवलप करोगे कि ये क्वेश्चन आया कैसे हमें करना है, तब तक यार आपको एनसीईआरटी बहुत बोरिंग, बहुत नीरस और बस रटने वाले ही लगेगी, है ना? इसीलिए मैं बार-बार आपको यही बोल रहा हूँ कि यार कोई भी चीज़ रटो पर समझ के रटो, है ना? रटना बुरी बात नहीं है, पर केवल रटना बुरी बात है, ठीक है ना? समझ करके रटना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तो कुछ भी पढ़ रहे हो यार, कोशिश करो कि उसको समझो, फिर उसको याद करो। बिना याद किए कहाँ ही कुछ होगा भाई, है ना? हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें आपका हेल्प करेगा। देखो, अब ये बोलो कि सर आप ट्रिक, आपने बोला था कि आप ट्रिक बताएँगे, ट्रिक आप बता भी रहे हैं, पर फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं। तो यार ट्रिक और जो भी कॉन्सेप्ट है, ये इस बात के लिए नहीं होती है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है कि एक बार पढ़ लिया, पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। हाँ भाई, ये जो ट्रिक्स हैं, ये किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा समय तक मेमोराइज़ करने में हेल्प रखता है, ठीक है ना? आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए ट्रिक बताया गया है। पर मेहनत तो आपको 100% पूरा का पूरा एफर्ट देना ही पड़ेगा अपने साइड से आप, क्योंकि आपको 2 काम पे फ़ोकस करना है। याद रखो भाई, बोर्ड है, तो पहला तो बोर्ड की रिज़ल्ट अच्छी आनी चाहिए, दूसरा नीट की भी रिज़ल्ट अच्छी आनी चाहिए। तो बोर्ड और नीट दोनों को एक साथ लेकर के चलना है भाई, थोड़ा तो टीडियस होगा। अगर इतना ही आसान होता, तो सब क्यों नहीं कर लेते, है ना? तो सब कर लेते। पर अगर हमें भगवान ने यार मौका दिया है, इस हार्ड वर्क को करने के लिए एक अपॉर्च्युनिटी दिया है। हमें भगवान ने क्या किया, उठाया और जंग के मैदान में फेंक दिया कि भाई तुम इस लायक हो, तुम कैपेबल हो, तुम लड़ सकते हो। तब जाकर के हमें मौका मिला है। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, अपने आप पे गर्व करो कि हम सब काफ़ी लकी हैं यार कि हम सब ने नीट की तैयारी करा है, ठीक है ना? और हम सब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे कॉम्पिटिशन को हम लोग यार फाइट करने जा रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं हम सब यार लकी हैं, ठीक? तो चलो भाई, इन्हीं सब अच्छी-अच्छी बातों के साथ, थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ों के साथ आज का भी लेक्चर हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए भाई, एक बार सारे लोग अपने परमात्मा जो भी हैं उनको याद कर लीजिए। देखो यार, पिछले क्लास में हमने बहुत सारा चीज़ आपको बता दिया था। यार इसमें हमने क्वेश्चन्स ज़्यादा किए थे, है ना? पिछले क्लास में हमने यार क्वेश्चन्स ज़्यादा किए थे। एक बार एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा तो टाइम लगेगा अपलोड होने में, अपडेट होने में मास्टर, अपडेट अपडेट तुम्हारी अंग्रेज़ी बहुत गंदी है। देखो भाई, पिछले वाली क्लास में हमने पूरा का पूरा पोलन ग्रेन वगैरह ये सब कुछ हमने कवर किया था, ठीक है ना? मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पूरा अच्छे से कवर कर लिया था, और इसके आज के वाली लेक्चर में आज हम पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कोशिश करते हैं कवर करें, ठीक है ना? कोशिश क्या, इसमें हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड जितने भी अपने एनसीईआरटी के लाइनर क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, फिर अपना ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखो, मेरा तरीका यही है तैयार करने का कि पहले कोई कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर उससे एसोसिएटेड, उससे बने हुए क्वेश्चन करो, ठीक है ना? पहले बिगिनर बेसिक लेवल 1 की क्वेश्चन हमेशा करना, ठीक है ना? लोग क्या गलती करते हैं, सीधे जंप कर जाते हैं, पूरा सीधे बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ी मछली को नहीं डायरेक्ट पकड़ा पाएँगे, ठीक है? पहले छोटी-छोटी म मछली को पे तुम हाथ आज़माओ। पहले छोटी मछली पकड़ो, फिर जा कर के ईच एंड एवरी टाइम ट्राई टू ईट द स्मॉल फिश देन ट्राई टू ईट द बिग फिश, ठीक है ना?
अदरवाइज बिग फिश विल स्टक इन योर माउथ एंड यू कैन नॉट इवन swallow दिस बिग फिश। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करो छोटी छोटी जो है उसको खाने का, फिर तुम बड़ी मछली को हाथ लगाओ। तो देखो भाई, पहले एंथर तो पूरा खत्म हो गया था। आज बारी है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसेक के बारे में पढ़ने की। इसमें देखो, ये जो है टॉपिक, इसमें थोड़े यार न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे पिछली क्लास में एक स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक क्वेश्चन था ना, सिमिलरली आज के लेक्चर में भी एक कुछ न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है हमको, वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं खुद आपसे कराऊंगा, फिर हम एनसीईआरटी लाइनर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना कहानी। देखो, एनसीईआरटी में ये है अपना फिस्टिल माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल करते हैं। देखो वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम को एंथर बोला करते थे। क्या बोला करते थे? वहां पे हम माइक्रोस्पोरेंजियम को भाई एंथर बोला करते थे। यहाँ पे हम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम को ओव्यूल बोला करेंगे। समझ में आया क्या? तो ये कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है, जरा ध्यान से इसको पढ़ते रहना। इसके बाद क्या है अपना एम्ब्रायो सैक है। खैर हम तो यहाँ पे पढ़ाएंगे ही। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, इंटुगमेंट, बाकी ये सब हेन तेन जो भी है, इसको हम अपने मन से पढ़ाने का कोशिश करते हैं तुमको, ठीक है ना। चलो भाई, हमेशा की तरह हम पहले लिखते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पे जंप करते हैं, फिर हम उसको समझेंगे और बाकी आपको पूरी की पूरी पूरी पीडीएफ एक में हम करके लेक्चर के लास्ट में दे देंगे, ठीक। सर आपके चेहरे कभी कभी लाल पीला हुआ करते हैं। हाँ यार, तुम लोग चैनल को थोड़ा शेयर करो, प्यार बढ़ाओ, थोड़ा पैसा आए, एक अच्छा सा स्टूडियो लगवाएं। क्या देख रहे हो, टैब है, इसी पे बैठ के मास्टर गरीबों जैसे लिख रहा है। पैसा वैसा आने दो, यूट्यूब से सब खरीदा जाएगा। चलिए सर, आज का जो टॉपिक है ये अपना पिस्टिल के बारे में पढ़ना है ना। इसके बाद मेगा स्पोरेंजियम के बारे में भी पढ़ना है, बिल्कुल। मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। एंड इम्ब्रायो सैक के बारे में भी पढ़नी है। इन तीन चीजों के बारे में पढ़नी है आज के लेक्चर में। चलिए भाई, यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाते हैं, इसको ध्यान से सुनते जाना। देखो यार, जो यहाँ पे गाइनोसियम होता है ना, गाइनोसियम जानते हो, जो फीमेल पार्ट है, ठीक। ये जो गाइनोसियम है, थोड़ा सा मैं छोटा हो जाऊंगा। हाँ सर, थोड़ा छोटा हो जाइए आप। चलो थोड़ा मैं छोटा हो गया, ठीक। ये जो गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये गाइनोसियम जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर पार्ट ऑफ फ्लावर को ये गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसके आगे, इसके आगे सर क्या है? देखो भाई, ये जो तुम्हारा गाइनोसियम हुआ करता है, ये जो गाइनोसियम हुआ करता है, ये सिंगल भी होता है। क्या होता है? किसी किसी प्लांट में एक सिंगल गाइनोसियम होते हैं, किसी किसी प्लांट में कई सारे गाइनोसियम भी होते हैं। तो अगर सिंगल पिस्टिल, ठीक है ना, अगर सिंगल पिस्टिल, इसी को हम पिस्टिल बोल देंगे, ठीक है ना। अगर जो सिंगल पिस्टिल होता है उसको हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी, ठीक है ना। अगर सिंगल पिस्टिल है उसको हम बोलेंगे मोनो कार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा कहीं पे पिस्टिल है तो उसको बोलेंगे क्या? मल्टी कार्पेलरी, ठीक है ना। अगर एक पिस्टिल है, देखो कई सारे पिस्टिल के ग्रुप को मिला देंगे तो गाइनोसियम बन जाता है। तो अगर एक पिस्टिल है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है, मोर देन वन पिस्टिल है, तो इसको बोलेंगे भाई क्या? मल्टी कार्पेलरी। आगे बढ़ते हैं सर, आगे ये है कि अगर देखो यहाँ पे अगर मोर देन वन पिस्टिल, मोर देन वन पिस्टिल अगर पे कहीं पे पाया जा रहा है तो दो फॉर्म में हो सकता है। वो फ्यूज्ड फॉर्म में भी हो सकता है, और दूसरा किस फॉर्म में हो सकता है? दूसरा हो सकता है तुम्हारा फ्री फॉर्म में। अगर फ्यूज्ड फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं क्या? सिनकार्पस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिनकार्पस। देखो सिन जहां पर भी आता है इसका मतलब होता है जुड़ा होना या फिर फ्यूज्ड होना, और जहां भी फ्री आता है उसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है ना। एपोकार्पस, एपो ए से समझ लो तुम अकेला, एक से अकेला, अकेला,
अकेला है तो फ्री है, और किसी के साथ जुड़ जाएगा तो फिट हो जाएगा। चलिए सर, ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिनकार्पस, एपोकार्पस एक बार ध्यान से देख लो। गाइनोसियम जो है फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिनकार्पस, एपोकार्पस ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। इसके बाद इसके बाद हम कुछ पार्ट ऑफ पिस्टिल पढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ये है पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। देखो, जब हम बात करते हैं भाई पिस्टिल के पार्ट की, तो पिस्टिल के अपने मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कल कल के सेशन में भी एक क्वेश्चन कराया था, और मार मारेंगे अगर गलती किए तो, ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं, ठीक। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा तीसरा जो पार्ट होता है ये होता है ओवरी। क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और क्या होता है? ओवरी होता है। इतना बात समझ में आया क्या बच्चा? हाँ, चलिए सर, इतना बात समझ में आया तो आगे की कहानी भी समझ में आएगी। स्टिग्मा, स्टिग्मा का फंक्शन बताइए सर। तो स्टिग्मा जो होता है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलेन ग्रेन, ठीक है ना। स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलेन ग्रेन के लिए, ठीक। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल जो है ये स्टाइल नहीं मारना है, ये जो स्टाइल है स्टाइल मारता है वैसे इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पार्ट्स होता है, ठीक है ना। पार्ट्स होता है कहा, किसके बाद? स्टिग्मा के बाद, ठीक। इसके बाद आता है ओवरी। ओवरी को बोलते हैं बेसल एंड बल्ज्ड पार्ट, इसी को बोलते हैं हम ओवरी, ठीक है ना। बेसल एंड बल्ज्ड पार्ट को क्या बोलते हैं भैया? ओवरी बोलते हैं, ठीक। अब अब क्या अब क्या अब क्या बोले सर? ये इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल जो पार्ट है स्टिग्मा, इसका आप काम बता दीजिए हमको, ठीक है ना। स्टाइल, ये देखो, इसका इसी के रास्ते ये हेल्प्स करता है किसमें? पॉलेन ट्यूब के ग्रोथ में, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में। अच्छा, अच्छा सर, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ग्रो हो गया? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ग्रो होगा, मतलब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के गिरेगा, यहाँ पे लैंड होगा, तो फिर पॉलन ग्रेन ग्रो होगा तो पॉलन ट्यूब निकलेगी। वो पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के रास्ते से निकल के जाएगा कहाँ तक? ओवरी तक, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब ग्रो एंड रीच्ड टू ओवरी, ठीक है ना। ओवरी तक ये पहुंच जाएगा। अच्छा, पोलन लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन एंड पोलन ग्रेन, ये जो स्टिग्मा होता है यहीं पे पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। और ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नाम सुना होगा ना, उसी तरीके से पोलन पिस्टिल केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसको मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। एकदम आसान है। जैसे देखो कि मान लो कि गुलाब पे, ठीक है ना, कहीं और से पॉलन, मतलब एक प्लांट पे दूसरे पौधे का पॉलन आके गिर गया, तो वहां पे वो पॉलन ग्रो थोड़ी होगा, है ना। वो पॉलन ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं ग्रो होता है? क्योंकि पहले तो सेम बिरादरी, जो सेम रेस है, सेम स्पीसीज है, इनकी मैचिंग होनी जरूरी है, तभी जाकर के पॉलन ग्रो होगा, है ना। तो ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है हेल्प करता है, केमिकल डायलॉग स्टेब्लिश करता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करता है, और बताता है कि हाँ भाई ये अपने स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड हुआ है, तो इसको ग्रो करा दो, ठीक है ना। बाकी जो दूसरे आते हैं उनको भगा दिया जाएगा। ओवरी के अंदर में क्या होता है? बेसल एंड बल्ज्ड पार्ट हो गया तुम्हारा ओवरी में। चलो भाई, अब हम इसको एक डायग्राम से समझे क्या? इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा और फील आएगा यहाँ पे। देखो, ये क्या है? ये है अपना एक स्टिग्मा, ठीक है ना, और ये है अपना स्टाइल, और ये है पूरा जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है, ये है ओवरी, ठीक।
मेरी थोड़ी डायग्राम गंदी है। तो ये है भैया अपना स्टिग्मा और ये है अपना स्टाइल और ये है अपना ओवरी। ठीक, ध्यान से देख लो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है अपना ओवरी। इसी स्टिग्मा पे क्या होगा, पोलन ग्रेन आ करके गिर जाएगा। ठीक, अब ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, पोलन ट्यूब रिलीज कर देगा। पोलन ट्यूब इसी रास्ते जाएगा, ठीक है ना, इसी रास्ते जाएगा। समझ में आया क्या, जो पोलन ट्यूब है किस रास्ते जाएगा, इसी स्टाइल के रास्ते जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया यहाँ पे पोलन ट्यूब, तो ये इसी के रास्ते ग्रोथ होगा। ठीक, अच्छा सर ओवरी के बारे में बताइए। तो ओवरी के अंदर में यार, ओवरी के अंदर में यहाँ पे कई सारे ओवरियन कैविटी होते हैं। ठीक है ना, ओवरी के अंदर में कई सारे ओवरियन कैविटी होते हैं। ठीक, इस ओवरी के अंदर में कई सारे क्या हो गए, तो यहाँ पे होता है ओवरियन कैविटी। इसी ओवरी के अंदर में होता है ओवेरियन कैविटी। इसी ओवेरियन कैविटी को बोलते हैं हम क्या, लोक्यूल। ठीक है ना, इसी ओवेरियन कैविटी को बोलते हैं क्या, लोक्यूल। दिख रहा है क्या, इसी ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लोक्यूल। इस लोक्यूल के अंदर में देखना क्या होता है, ठीक है ना, देखो इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर में, ठीक है ना, इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर में जो होता है तुम्हारा प्लासेंटा लोकेटेड होता है। ठीक है ना, प्लासेंटा लोकेटेड, ठीक है ना, इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर में प्लासेंटा तुम्हारा लोकेटेड होता है। ठीक आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हम और समझाते हैं। ठीक, तो पूछता है नीट में क्वेश्चन कि प्लेसेंटा लोकेटेड एट, सीधे ऐसे, प्लेसेंटा लोकेटेड एट, तो क्या बोलोगे, प्लेसेंटा लोकेटेड एट द ओवरियन कैविटी। कहाँ पे होता है भाई प्लेसेंटा लोकेटेड एट, तो आंसर हो गया अपना ओवरियन कैविटी। इसी ओवरियन कैविटी के अंदर है भैया क्या होता है, अपना प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बात लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखो मैं जो भी बोलता हूँ यार सब एनसीईआरटी बोलता हूँ। ठीक, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ओव्यूल में बी, जो नंबर ऑफ ओव्यूल में बी वन और मेनी, वन और मेनी। इसका मतलब क्या, ओव्यूल क्या है भैया, देखो ओवरी जो है ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। ठीक है ना, तो तुम ध्यान से समझो, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाएगी, तो ओवरी फ्रूट ही है। ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो ओव्यूल जो है वो सीड ही है। ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ ओव्यूल मतलब कि जो नंबर ऑफ सीड की बात यहाँ पे कर रहा है ना, तो जो नंबर ऑफ सीड की बात कर रहा है, कह रहा है कि कुछ कुछ पौधों में, कुछ कुछ फल के अंदर में एक ही सीड पाया जाता है, कुछ कुछ फल में एक से ज्यादा, दो तीन चार पांच कितने भी सीड पाए जा सकते हैं। कोई फल बताओ इसमें केवल एक सीड पाया जाता है। तो वन ओव्यूल किसमें किसमें पाया जाता है, ए भैया आम खैले बड़ा कि नहीं हो, आम 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 खाए हो ना भाई, आम, आम में, मैंगो में हो जाएगा, और किसमें, पैडी में, अरे पैडी में पाया जाएगा, और किसमें, वीट में। इन सब में अगर तुम गांव में रहे हो, गांव की जिंदगी को जिए हो तो जानोगे, तो मैंगो में, आम में, पैडी में, वीट में, इन तीनों में क्या होता है, एक ओव्यूल होता है। अच्छा मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एक ही सीड, अरे आम में एक ही गुठली होता है ना भाई, गजब आदमी हो। अब एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन ओव्यूल जो होगा, वो किसमें किसमें पाया जाएगा, मतलब कि मोर देन वन ओव्यूल किसमें किसमें पाया जाएगा। तो कोई पौधा, कोई फल बताओ, तो पपाया खाए हो कि नहीं, पपाया, हाँ सर पापाया खाए हैं, तो पपाया में होता है, अरे वाटरमेलन यार, तरबूज तरबूज, वाटरमेलन सर, वाटरमेलन, वाटरमेलन में भी पाया जाता है। एक और पौधा होता है, काफी इंटरेस्टिंग पौधा है, इसकी जब तुम कहानी सुनोगे ना इकोलॉजी में, हंसते हंसते पागल हो जाओगे, आते अंत घटिया तरीके का पौधा है यार ये। ठीक है ना, ये पता है ये पौधा कैसा है,
ये अपनी वाली को छोड़ करके दूसरी वाली के साथ चिपक जाता है, ठीक है ना? इसका जो मेल ऑर्किड होता है ना, देखो बता ही देते हैं, यहाँ पे एक मेल ऑर्किड हुआ करता है, ये अपनी वाली को छोड़ करके दूसरी वाली के साथ चिपक जाता है। इधर बहुत घटिया है, मतलब एकदम खत्म है ये। तो देखो भाई, मोर देन वन विल पपावा, पपाया, पपावा नहीं सर, पपाया होता है, थोड़ा संभल के बोलिए। पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड, इन सब में मोर देन वन ओव्यूल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 की कहानी, आगे की कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आगे हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। मेगा स्पोरेंजियम के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है? अरे बहुत मारूंगा अभी, ओव्यूल बताया हूँ, ठीक है ना? ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम हो गया अपना ओव्यूल, ठीक। तो देखो भाई, यहाँ पे ओव्यूल के बारे में हम कुछ बात लिखते हैं। ओव्यूल के बारे में पहला एनसीईआरटी यही लिखता है कि ओव्यूल इज स्मॉल structure attached 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 to the placenta by means of stalk और इसी स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? इसी स्टॉक को बोलते हैं हम फ्यूनिकल, ठीक। तो देखो यार, ध्यान से एकदम ध्यान से सुनना। जैसे कि ये ओवरी था, ठीक। इस ओवरी के अंदर में क्या था? कई सारे ओवेरियन कैविटी है, पर हम यहाँ पे एक को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ ये क्या था? ओवरी था। ये है अपना ओव्यूल, ठीक है ना? मतलब कि ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो इसी ओवरी के अंदर में, थोड़ा हम इसको मिटाना चाहते हैं। इसी ओवरी के अंदर में, ठीक। इसी ओवरी के अंदर में ये अपना ओव्यूल होता है, और इसी ओवरी के अंदर में ये पाया जाता था अपना क्या? प्लासेंटा, ठीक है ना? तो ये था अपना प्लासेंटा, और ये जो प्लासेंटा है एक स्टॉक से अटैच होता है, जिसको हम सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया। तो ये जो प्लासेंटा एक स्टॉक से अटैच होता है, इसी स्टॉक को हम बोलते हैं क्या? ट्यूनिकल, ठीक है ना? क्या लिखा है? ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक। तो ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा से अटैच होता है इसी स्टॉक से, जिस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। तो स्टॉक क्या है? ये जो है एक बस एक स्टॉक है, मतलब एक डंडी है, एक कनेक्ट कराने का ये मीडियम है, ठीक है ना? ये कनेक्ट कराने का क्या है? मीडियम है। तो ये क्या हो गया? एक स्टॉक हो गया। ठीक 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 सर, ठीक। आगे बढ़िए, आगे आगे आगे। तो देखो, अब जहां पे जहां पे यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं कि बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा यार। बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड फ्यूज्ड विथ बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल इन द रीजन, और उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है ना? उस रीजन को बोलते हैं क्या? हाइलम। इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। मतलब कि ये जो रीजन है, क्या है? ये जो रीजन है जहां पे ये अटैच हो रहा है, जैसे कि ये जो रीजन है जहां पे ये अटैच हो रहा है, तो इस रीजन को हम क्या बोल देंगे? हम इस रीजन को बोल देंगे हाइलम, ठीक है ना? इस रीजन को हम बोल देंगे भैया हाइलम। समझ में आ गया क्या? तो ये पूरा का पूरा यही कहानी है। एक बार तुम ध्यान से देख लो कि ओवरी के अंदर में होता है ओवरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल बोलते हैं, या फिर इसी को हम प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे प्लासेंटा होता है, और ये जो प्लासेंटा से कनेक्ट करने के लिए, मतलब ओव्यूल को जो प्लासेंटा से कनेक्ट करने वाली जो डंडी है, जो स्टॉक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां पे इस ओव्यूल के साथ अटैच होता है, वहां पे छोटा सा एक स्कार पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है ना? तो
हाइलम के बारे में कभी-कभी ऐसे भी लाइन दिया रहता है, हाइलम के बारे में कभी ऐसे लिखा रहता है, हाइलम इज़ द जंक्शन, हाइलम क्या है? हाइलम इज़ द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल, हाइलम इज़ द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ट्यूनिकल, ठीक है ना? हाइलम क्या है? एक जंक्शन है। जंक्शन किसके-किसके बीच में? तो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है हाइलम, ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है कि नहीं यार? देखो, ऐसे साथ के साथ तुम सुनते रहोगे ना, धीरे-धीरे, फिर तुम्हें मज़ा आने लगेगा। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। अगला पॉइंट देखना भाई, अगला पॉइंट ये है, हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल की कोटिंग के बारे में, ठीक है ना? अगला जो टॉपिक है, ये वो है अपना ओव्यूल की कोटिंग, ठीक है ना? ओव्यूल की कोटिंग या फिर हम बोल सकते हैं क्या? ओव्यूल की कवरिंग के बारे में, ठीक? देखो, जो ओव्यूल की कवरिंग होती है ना भाई, जो ओव्यूल की कवरिंग, देखो ये सीड बनाने वाला है, ठीक है ना? ये जो ओव्यूल है आगे चल के क्या बनाने वाला है? सीड बनाने वाला है। तो इस जो ओव्यूल की कोटिंग है, फिर जो ओव्यूल की कवरिंग है, इसको बोलते हैं हम इंटीगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट बोलते हैं। अच्छा सर, इंटीगुमेंट बोलते हैं? हाँ, इंटीगुमेंट बोलते हैं। चलो भाई, अगर इतना बात तुम्हें समझ में आ गया, ओव्यूल की जो कोटिंग है, कवरिंग है, इसको इंटीगुमेंट बोलते हैं। फिर इसके आगे भी हम थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसके आगे बढ़ने से पहले एक बार हम एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिखाना चाहते हैं, तो उसे एक बार आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देख लो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएँगी अपने आप, ठीक? देखो यार, ये सब अपना पुराना लेक्चर था, ठीक? और किस लेक्चर में क्या होता है? मास्टर, 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 मास्टर। देखिए भाई, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रायोसा के बारे में अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? जो गाइनोसियम है रिप्रेजेंट करता है पहला तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा गाइनोसियम के पास सिंगल पिस्टिल होगा तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, मेनी होगा तो उसको मल्टीकार्पेलरी बोलेंगे, ये हमने बता दिया। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल, जब जब फ्यूज्ड हो जाएंगे, जब पिस्टिल फ्यूज हो जाएंगे उसको सिनकार्पस बोलते हैं, और जब पिस्टिल फ्यूरी होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको एपोकार्पस बोलते हैं, है ना? ईच पिस्टिल हैव, और हर एक पिस्टिल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म सर्व करता है, इसके लिए पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल क्या था? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, और जो बेसल बल्ज्ड पोर्शन है, जो फूला हुआ था, ये है ओवरी। तो हमें नहीं लगता है ये सब चीज़ पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है, ये सब आप डायग्राम देख लिए समझ लिए, बस। इसके बाद क्या लिखा है? इनसाइड द ओवरी, ओवेरियन कैविटी लोक्यूल, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ये बात हमने आपको बहुत अच्छे समझा है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन क्लास 11th में, अलग-अलग तरीके से हम प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं। इसके बारे में यहाँ पे कुछ बोल रहा है। चलिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा है? अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है ना? तो मतलब मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है ना? ये पॉइंट आप एकदम नोट कर लो, क्योंकि कई बार पूछता है कि मेगा स्पोरेंजिया किसको बोलते हैं, तो ऐसे परेशान कर देगा, ठीक है ना? मेगा स्पोरेंजिया परेशान करता है पूछ-पूछ के, तो ओव्यूल है, ठीक? द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। इस देखो, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम को भी हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है ना? और मेगा स्पोरेंजिया को भी हम ओव्यूल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में भी 1, ठीक है ना? ये हम बता दिए व्हीट, पैडी, मैंगो में। और कई सारे ओव्यूल किसमें होते हैं भाई? कई सारे ओव्यूल होते हैं मेनी, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड के अंदर में, एक जो था व्हीट, पैडी और मैंगो में। इसके बाद है, अब इसके बाद भैया ये अपना माइक्रोस्पोरेंजियम जो ओव्यूल है, इसके बारे में अपना हमको पढ़ना है, ठीक? तो यहाँ पे क्या लिखा था? जो प्रोटेक्टिव इनवेलप होता है इसको इंटीगुमेंट बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम इंटीगुमेंट बोलते हैं। अब हमको इस चीज को समझना है, ठीक है ना? अब किसको समझना है? तो हमको इसी चीज को समझना है। अच्छा सर, तो एक बार इस डायग्राम को भी ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार यार नीट के अंदर में इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आया है। तो पिछली क्लास में हमने ये वाला आपको डायग्राम दिखाया था, तो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ओवरी है, थैलेमस है। पर ये किसका है?
ए डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, ये किसका है? ये हिबिस्कस का पिस्टिल है, ठीक है ना? याद रख लो भाई, ये किसकी पिस्टिल है? तो ये जो पिस्टिल है, ये जो पिस्टिल है, ये किसकी है? तुम्हारी हिबिस्कस की पिस्टिल है, ठीक। इसके बाद तुम आगे बढ़ जाओ। इसके बाद बी वाला देखो, ये जो है बी क्या है? मल्टी कार्पेलरी। देख रहे हो ना, मल्टी कार्पेलरी मतलब कई सारे हैं। यहाँ पे देखो ये कई सारे हैं ना, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मल्टी कार्पेलरी। सिन कार्पस देखो, ये जो भी है ये सब फ्यूज्ड फॉर्म में है ना? जो भी इसके पिस्टिल है, एक तो कई सारे पिस्टिल है, दूसरा सारे के सारे पिस्टिल को देख रहे हो ना, ऐसे जकड़े हुए हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिनकार्पस पिस्टिल। और कौन से प्लांट है? तो पपावर, पपावर, ठीक है ना? तो याद कर लो, पपावर, ठीक है ना? पपावर। देखो यार, ऐसे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में से नीट में क्वेश्चन अराइज कैसे करता है, अब इस डायग्राम से जरा ध्यान से सुनना। हिबिस्कस के अंदर में देखो, ये सारे के सारे देखो भाई पिस्टिल कैसे हैं? पिस्टिल कैसे हैं भाई? तो फ्री हैं। तो हिबिस्कस के अंदर में कौन सी कंडीशन पाई जाएगी? एपोकार्पस पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी, ठीक है ना? और क्या, कई सारे पिस्टिल हैं, ठीक है ना? तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी। तो यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी कंडीशन पाएगी। इसी तरीके से ये जो अपना पपावर था, अभी ये जो अपना ये पपावर है, ठीक है ना? ये अपना जो है पपावर, ठीक है ना? इस पपावर के अंदर में तुम देख रहे हो, यहाँ पे लिख दिया है सिन कार्पस होता है और मल्टी कार्पेलरी होता है। तो ये चीज याद रख लो, ये पूछ देगा कि पपावर के अंदर में कंडीशन क्या होती है, तो याद रख लो मल्टी कार्पेलरी और सिन कार्पस। इसको देखो, इसको बोलते हैं माइकेलिया। क्या बोलते हैं? माइचेलिया, माइकेलिया, ठीक। तो माइकेलिया के अंदर में क्या होता है? माइकेलिया के अंदर में, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी देखो, तो मल्टी कार्पेलरी कई सारे देख रहे हो ना पिस्टल, तो मल्टी कार्पेलरी, लेकिन ये फ्यूज्ड नहीं है ना, ये सारे के सारे फ्री हैं। तो यहाँ पे कैसा कंडीशन आ गया देखो, इंपॉर्टेंट है, एपोकार्पस कंडीशन आ गया। तो देखो तुम इसके फिगर को याद रखो, बाकी तुम सारा का सारा क्वेश्चन बना ले जाओ, ठीक है ना? क्या लिखा है? एपोकार्पस गाइनोसियम इन माइकेलिया, डायग्रामेटिक। फिर चलो भाई, ये तो समझ में आ गया ना, ये जो कार्पल है सारे के सारे फ्री हैं, इसलिए इसको एपोकार्पस बोल रहे हैं। और ये एग्जांपल हो गया तुम्हारे यहाँ पे माइकेलिया का। अब यहाँ पे देखो, देखो जो इस तरीके का ओव्यूल, जो इस तरीके का एम्ब्रायो सैक होता है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे है एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे जो एनाट्रोपस लिखा है, इस टर्म को तुम ध्यान से देख लो, इस टर्म को बार बार मार्क कर लो भाई। यहाँ पे क्या लिखा है? एनाट्रोपस। जो इस तरीके का ओव्यूल होता है, जहाँ पे चैलेजल इंड ऐसे नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस टाइप का ओव्यूल, ठीक है ना? जब चैलेजल इंड ऐसे नीचे होता है ना भाई, एपोकार्पस टाइप के ओव्यूल होते हैं। और खास बात पता है भाई क्या है? खास बात पता है? खास बात ये है कि इस क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर में हम हमेशा एपोकार्पस ओव्यूल की बात करते हैं, ठीक है ना? खास करके एंजियोस्पर्म में अगर पूछता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा पाया जाता है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर में, एंजियोस्पर्म के अंदर में मोस्ट कॉमन टाइप का जो ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है, वो कौन सा है? तो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल इसके अंदर में पाया जाएगा, ठीक। चलिए सर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या आप पढ़ाने वाले हैं? अब है ये जो चैलेजल माइक्रोपाइलर आप कुछ देख रहे हो ना, एम्ब्रायोसैक, ये सब जो है यहाँ पे, ये सारी चीजें अब मैं आपको समझाने वाला है, पूरा का पूरा डायग्राम, ठीक। क्या कहती है जनता, यहीं से समझा दिया जाए क्या इसको थोड़ा सा, या फिर ऐसे पढ़ाया जाए जैसा आप बोले? जैसा आप बोले, हम क्या बोले सर, आप जैसा बोले। हम्म, 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 हम्म। कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, कैसे पढ़ा दिया जाए बच्चों को कि बच्चों को एक ही बार में पूरा याद हो जाए? चलो यार, इसको भी हम लिख के पढ़ाते हैं, कहाँ इधर हम कितना गंदगी करेंगे, है ना? इसीलिए हम थोड़ा स्लाइड को चेंज कर देते हैं, ठीक। क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ना, ऐसे इजी रहेगा, हमारे लिए भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा। चलिए साहब, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? तो ओव्यूल की जो कोटिंग थी, ए इंट्यूबमेंट थी, ठीक। अब इस ओव्यूल के अंदर में कैसे नए नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा,
अब हमें ये सारी कहानी पढ़नी है ना? इस कहानी को पढ़ने के लिए चलो अब हम फिर से यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जैसे अभी मैंने बोला है ना, जो चालाज़ा-लिंड अभी नीचे था तो वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। अगर तुमसे पूछता है अगर तुमसे पूछता है क्वेश्चन, चालाज़ा-लिंड के भी बारे में कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बोर्ड में, चालाज़ा-लिंड के बारे में लिखो। तो चालाज़ा-लिंड क्या होता है? तो चालाज़ा-लिंड होता है, अभी देखो ना नीचे मतलब बेस पे, तो हम ज्यादातर जो ओवरी पढ़ते हैं वो सारा एपोकार्पस ओवरी पढ़ते हैं, जिसमें चालाज़ा-लिंड कहाँ पे होता है? बेस में होता है, ठीक है ना? अभी जो तुम फिगर देखोगे ना, एक फिगर उसमें चालाज़ा-लिंड ऊपर है, मतलब उसको उल्टा करके बनाया हुआ है। पर एंजियोस्पर्म के अंदर में ज्यादातर जो ओव्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? एनाट्रोपस, बेसल एंड बेसल देखो, बेसल पार्ट ऑफ ओवरी, बेसल पार्ट ऑफ ओवरी। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं ना ओवरी, ये पढ़ते हैं ओव्यूल, जो भी हम पढ़ते हैं वो एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, एक मिनट, ट्रोपी क्या मैं लिख रहा हूँ यार, एनाटीआरओ, एनाट्रोपस ओव्यूल हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? एंजियोस्पर्म के अंदर में हम किस तरीके का ओव्यूल पढ़ते हैं सर? तो एंजियोस्पर्म के अंदर में हम पढ़ते हैं ज्यादातर अपना एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। ठीक 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 ठीक। चलिए सर आगे बोलते जाइए आप। और बेसल पार्ट ऑफ ओवरी होता है, ठीक। इसका मतलब क्या कि ये जो होता है ये अपोजिट अपोजिट टू माइक्रो पाइलर एंड होता है, ये अपोजिट टू माइक्रो पाइलर एंड होता है। तो मोटा ही थोड़ा सा कैसा सही नहीं लगता लिखने में, अपोजिट टू द माइक्रो पाइलर एंड, ये माइक्रो पाइलर एंड के अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहीं से तुम देखो समझ जाना। देखो अगर हम एक इम्ब्रायो सैक का जब हम एक डायग्राम बनाएंगे भाई ना, एक इम्ब्रायो सैक का जब मैं डायग्राम बनाता हूँ, अभी मैं इसको आगे भी बताऊंगा, पर तुम एक टिपिकल यहाँ पे जो एम्ब्रायो सैक है इसको ध्यान से देखो। देखो ये जो एंड हो गया, अब ये जो होता है तुम्हारा, ये होता है चैलेजल एंड, ठीक है ना? बस ध्यान से सुनते जाना। अभी हमने बेस बोला है, अब देखो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ ना, ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसका रीजन है, ठीक है ना? तो चैलेजल एंड, और यहाँ पे सेल्स होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी 3 सेल्स होते हैं। एक तो एक सेल तो देखो एक सेल हो गया, ये सेल हो गया, और 2 ये हो गया। ऐसा एक हो गया तुम्हारा टिपिकल इम्ब्रास है, ठीक। देखो भाई अब इसकी लेवलिंग ध्यान से समझना। ये जो तीनों के तीनों, ये जो तीनों के तीनों ये जो सेल्स हैं, ठीक, इस तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और बाकी यहाँ पे एक थोड़ी सी कुछ चीजें लगानी है, ऐसा है ना। अब बाकी ये जो दोनों हो गए, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। अब ये जो दोनों सेल्स हैं, कौन से सर सेल्स? ये जो दोनों सेल्स हैं, तो मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो दोनों सेल्स हैं, ये अपने होते हैं क्या? सिनर्जिड सेल, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। अच्छा, सिनर्जिड सेल हो गया, ठीक है सर, बहुत अच्छा, मजा आया सुन के, अच्छा लगा। और ये जो सेल्स है ये है अपना एग सेल्स। अब देखना ध्यान से, अब देखना तुम ध्यान से, बच्चा बच्चा बच्चा, ये जो ये जो अभी मैंने थोड़ा सा कलाकारी किया हुआ है, ये जो मैंने हरा हरा बनाया हुआ है, ये जो हरा हरा है, इसको हम बोलते हैं पीलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? पीलीफॉर्म एपरेटस। ये भी चीज यार तुमको धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है ना? अचानक तुमको कुछ भी यहाँ पे नहीं समझ में आने वाला। पीलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो एंड है, ये जो एंड है भैया, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रो पाइलर एंड। क्या बोलते हैं? माइक्रो पाइलर एंड। अच्छा सर, तो ये अभी आपने बताया है, इसको अभी आपने बताया है कि ये है अपना चैलेजल एंड, ठीक। अभी आपने इसको बोला है, इसको है अपना चैलेजल एंड। हाँ यार, ये क्या है? ये है अपना अभी चैलेजल एंड, ठीक। अरे यार, ये क्या हो गया? ये तो पूरा मिट ही गया, देख रहे हो क्या जादू है?
जादू नहीं सर, ये आपकी लापरवाही है। लापरवाही को आप जादू का नाम दे दे रहे हैं। तो देखो भाई, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है तुम्हारा चैलेंजल एंड, ठीक। चैलेंजल एंड है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, देखो भाई, ये है अपने पास चैलेंजल एंड, ठीक। अभी मैंने क्या बोला है कि चैलेंजल एंड कहाँ पे पाया जाएगा, बेस में पाया जाएगा, तो वो हमेशा एनाट्रोपोसोफिल में, पर इसको समझाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना चैलेंजल एंड। और ये जो नीचे का है, नीचे का, ये हो गया अपना कौन सा एंड, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ये एक टिपिकल ओव्यूल में, ठीक है ना, एक टिपिकल ओव्यूल के अंदर में जो होता है, दो एंड होते हैं। पहला होता है एक चैलेंजल एंड, और दूसरा जो एंड होता है, याद रख लो, माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक। इसके साथ साथ दो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल। ये भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक सेल, अब इस एक सेल के साथ मेल गैमीट अपना जो है फ्यूज कर जाएगा और एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई एक पीईएन बनाती है, पोलियंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जो देखो, जो पोलन ट्यूब आएगा ना, पोलन ट्यूब इसी के अंदर अब घुसेगा, तो फिलीफॉर्म एपरेटस रास्ता दिखाने का काम करती है, ठीक है ना। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है रास्ता दिखाना। खैर, ये सब चीजें आपको अभी तो समझ में आ जाएगी। तो हम क्या लिखे यहाँ पे, चैलेंजल एंड क्या होता है, ये बेसल पार्ट ऑफ ओवरी होता है। समझ में आ गया ना, बेसल पार्ट ऑफ ओवरी होता है चैलेंजल एंड। ये सब कुछ हम एनाट्रोफोसोब्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चैलेंजल एंड अपना बेसल पार्ट हो गया। दूसरा लिखा है अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट है कि नहीं, मिला लो, है अपोजिट, तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो भाई, इसके आगे की कहानी हम बढ़ाते हैं। इसके आगे, इसके आगे क्या है, देखना बड़ा ध्यान से, एकदम एक एक चीज को इसके आगे तुम ध्यान से देखते। इसके बाद इसी में होता है तुम्हारा न्यूसेलस। न्यूसेलस, आओ यहाँ पे हम न्यूसेलस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते। तो ये जो पूरा भर दें क्या, भर दें, कौन से कलर से भरें बताओ। सर 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 सर, कौन सा कलर, इस कलर से भर दिया जाए क्या। चलो भाई, इस कलर से भरते हैं। ये जो पूरा खाली जगह है क्या, ये जो पूरा खाली जगह है ना यार, ये जो पूरा का पूरा, ये जो खाली जगह है, इस पूरे के पूरे खाली जगह है, ये पूरा इधर इधर इधर, ये सब जितना भी है, ये सब पूरा जो खाली जगह है, ठीक है ना, सेंट्रल पोर्शन, ठीक है ना, ये जो पूरा सेंट्रल पोर्शन का खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम न्यूसेलस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा अपना न्यूसेलस के बारे में। आओ भाई, न्यूसेलस के बारे में देख लेते हैं, क्या चीज है न्यूसेलस के बारे में। तो न्यूसेलस क्या होता है भैया, तो न्यूसेलस हो गया अपना मास ऑफ सेल्स, ठीक है ना। देख लिए, मास ऑफ सेल्स एक बड़ा सा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास ऑफ सेल्स, ठीक। और क्या, मास ऑफ सेल, इसके पास होता है अबंडेंट, ठीक है ना, इसके पास, न्यूसेलस के पास और क्या होता है, अबंडेंट, ठीक है ना, रिजर्व, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, इसके पास अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स भरा पड़ा होता है, ठीक है ना। और एक इसके अंदर में पाया जाता है, तो इनसाइड द इनसाइड द एम्ब्रायो सैक इज प्रेजेंट। ये जो एम्ब्रायो सैक है, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, एक खास बात है, इसी एम्ब्रायो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं, इस एम्ब्रायो सैक को बोलते हैं भाई हम फीमेल गैमिटोफाइट। अगर ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछ चुका है कि एम्ब्रायो सैक फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, तो बच्चे ओवरी फिस्टिल इस तरह का कुछ बढ़िया सा चीज लगा के आते हैं, पर तुम याद कर लो कि इस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। इसको हम बोलते हैं भाई फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे, आगे है कि ओव्यूल जनरली हैव, ओव्यूल जनरली हैव सिंगल एम्ब्रायो सैक, ठीक है ना। ओव्यूल के पास, मतलब ओव्यूल के पास जनरली क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रायो सैक होता है। पर कुछ कुछ
ओव्यूल के अंदर में कई सारे एम्ब्रायोसाइक, जैसे कि सिट्रस फ्रूट जो होता है ना, जैसे लेमन ले लो, उसके एक ओव्यूल निकालो, कई सारे एम्ब्रायोसाइक आपको मिलेंगे। पर ज्यादातर इन ओव्यूल जनरली क्या होता है, सिंगल एम्ब्रायोसाइक प्रेजेंट होता था। अगर पूछता है कि जनरली ओव्यूल के अंदर में किस तरीके का एम्ब्रायोसाइक पाया जाएगा, तो बोलना भाई सिंगल एम्ब्रायोसाइक ओव्यूल के अंदर में जनरली पाया जाता है। ठीक, सिंगल एम्ब्रायोसाइक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, आगे आगे जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है माइक सॉरी मेगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगला जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अपना मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखना भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में क्या पढ़ना है तुमको, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में क्या पढ़ना है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का तुम पहले डिफिनीशन समझो। मेगा का मतलब क्या हुआ, स्पोरो का मतलब, और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब कि हम यहाँ पे एक मेगा स्पोर बनाने वाले हैं। ठीक है ना, मेगा स्पोर बोले तो हम यहाँ पे एक ओव्यूल बनाने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या फॉर्मेशन होने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। इसी को बोलते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसको ध्यान से देखना। देखो भाई, यहाँ पे एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है ना, एमएमसी को बोलते हैं हम मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने का, इस मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है अपना मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ऐसे साथ के साथ तुम हमारे पढ़ते जाओ। ठीक है ना, अगर लिखना है तो तुम नोट लिखते जाओ। ठीक है ना, अगर नोट बनाए रहोगे, एक बार लिखे रहोगे एनसीईआरटी की सेंटेंस, तो तुम्हें सारी चीजें मजा आएगी। ठीक है ना, अब मेरा क्या है कि एक फ्लो है। ठीक है ना, एक बार पढ़ाना है सारी चीजें, फिर जाकर के थोड़ी कुछ बातें करनी है। तो इसी फ्लो में पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बात करेंगे, फिर ऐसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, हमारा हर एक लेक्चर बोले ना घंटा, 1 घंटे, 1.5 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि यार आप सभी बच्चे क्या है, इसमें +2 में हो। ठीक है ना, आपको बोर्ड भी देनी है और नीट भी देनी है। ठीक है ना, तो बोर्ड में अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि बोर्ड में नीट जैसा हम पढ़ लें, तुम थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर तुम सोच रहे हो कि बोर्ड में हम नीट के जैसा पढ़ाई कर लें, तो बोर्ड के अंदर में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहा है ना यार। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन को करने के लिए यही तरीका है। ठीक है ना, थोड़ा सा तुमको लेंथी लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा पहले ही क्लास में। इसीलिए हमने प्रॉमिस करवा लिया था आपसे कि जितना घंटा पढ़ाया जाएगा उतना घंटा मन से पढ़ोगे। अगर हमारे साथ बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ यार पूरी डट करके मेहनत कर दिए 1 साल तक, ठीक है ना, 1 साल का तुम हमें समय दो। अगर तुम पूरी की पूरी डट के मेहनत कर दिए, तो अगर एनसीईआरटी तुम्हारी जुबान पे ना हो गई तो फिर कहना। ठीक है ना, एनसीईआरटी ऐसा पढ़ोगे कि तुम किसी को पढ़ा दोगे। ठीक है ना, ये हमारा प्रॉमिस है। तो बोर ना हो, साथ के साथ तुम नोट करते जाओ, साथ के साथ लेक्चर की नोट लेते जाओ। ठीक है ना, साथ साथ एनसीईआरटी की अंडरलाइनिंग भी करते जाओ। उसके बाद साथ के साथ मैं जब क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे मान के चलो कि तुम लेक्चर देखते के टाइम ही, ठीक है ना, ये जो अपना लेक्चर है, इस लेक्चर देखते टाइम ही तुमको 70% एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जा रही है। समझ में आ गया? अगर 70 नहीं, कितना भी कोई अगर मतलब लो माइंड तो नहीं बोलेंगे, कितना भी कोई मतलब धीरे याद करने वाला भी स्टूडेंट है, उसको लेक्चर देखते टाइम ही 70% लगभग पूरा का पूरा उसको कंटेंट याद हो जा रहा है। 30% पता है क्या बच रहा है? 30% कुछ डाटा है जो तुम्हारे दिमाग से बार बार स्लिप कर रहा है, तो उसको बार बार हाईलाइटर कर लो और उसको एक पन्ने पे लिख के 3-4 बार देखो, याद हो जाएगा। ठीक है ना, डेटा रटना ही पड़ेगा तुमको। समझ में आया क्या? इसीलिए बोर ना हो, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, क्योंकि यार देखो, बार बार बोल रहा हूँ ना, शॉर्टकट एंड गोल तक, या फिर अगर तुमको कुछ बड़ा चाहिए जिंदगी में, अगर कुछ बड़ा चाहिए ना, तो जितना एकदम नैरो तुम्हारा रास्ता होगा ना यार, उतना आगे जाकर के तुमको सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो नैरो रास्ता अभी बैठ के चिपक करके कुर्सी पे बैठ करके कब से पढ़े जा रहे हो, एकदम दिमाग टीवी लैपटॉप में लगाए हुए हो,
ठीक है ना? फ़ोन में देखे जा रहे हो, आँखें दर्द हो रही हैं, पर हार मत मानना यार, थकना मत। बार-बार बोल रहा हूँ, थकना मत, लड़ना। अपने आप से लड़ना, अपने दिमाग से लड़ना, अपनी बॉडी के साथ फाइट करना, अपने सब्जेक्ट के साथ फाइट करना, क्योंकि ये सब यार एक कंडीशन है, ठीक है ना? जब तक तुम इस कंडीशन को यार झेलोगे नहीं, ठीक है ना? तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम जो एक डॉक्टर का जो मेंटल पेशेंस होता है, डॉक्टर का जो एक क्या बोलते हैं, जो एफर्ट होता है, तुम उस चीज़ को कैसे समझ पाओगे, ठीक है ना? यार तुम ऐसा छोटा-मोटा चीज़ थोड़ी बढ़ने वाले हो। तुम इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में कोई ला करके अपनी ज़िंदगी रख देगा, ठीक है ना? तुम्हारे हाथ में कोई ला करके अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी रख देगा और एक होप के साथ रखेगा। तुम एक डॉक्टर बनने वाले हो यार। इसलिए अपने एंड गोल को सोचो, हायर एंड हायर सोचो और हायर एंड हायर मेहनत करो। जितना ऊँचा तुम्हारा लक्ष्य है, उतना कठिन तुम्हारा रास्ता होगा। यार इस एनसीईआरटी को देखो, मैं 1 घंटे में पूरा का पूरा वन शॉट में करा सकता हूँ एकदम ऑसम तरीके से, ठीक है ना? पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि साथ के साथ तुम पढ़ते चलो। देखो, एक चीज़ है, थोड़ा बात ही कर लेते हैं। पता है यार क्या हुआ है आज के ज़माने में? आज के तुम्हारे जो जेन जी है ना, ये जेन जी ने तुम लोग एकदम झंझट है, ठीक है ना? लोग कोई भी मूर्ख बना के चला जा रहा है, ठीक है ना? अभी लाओ पीपीटी पढ़ा दो। जो एक्चुअल में यार जो पढ़ाई का तरीका है ना, वो लोग खत्म कर किए जा रहे हैं। पीपीटी ला रहे हैं, वही बोल दे रहे हैं, वही पढ़ा दे रहे हैं और जेन जी जो है उसी में ऐसे-ऐसे करके हाइलाइट करते रह रहा है, 4 बार पढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यार एक्चुअल तरीका ये नहीं है, मज़ा तो वही है ऑफलाइन के फ़ील में, कि चॉक हो, बोर्ड हो, मार्कर हो और व्हाइट बोर्ड हो अपना, लिख-लिख करके पढ़ो। जब लिख-लिख के हम पढ़ते हैं ना यार, तो पूरा का पूरा चीज़ हमें वही याद हो जाता है। तुम यार देखते हो ना, कोटा के अंदर में एलन इंस्टीट्यूट को देखो, मोशन इंस्टीट्यूट को देखो या फिर कोई भी, जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोटा के अंदर में तुम सारे इंस्टीट्यूट को देख लो। वो क्यों नहीं डिजिटल पैनल लगवा ले रहे हैं? क्या उनके पास पैसों की कमी है? वो डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यार उनका बिलीफ ही है कि जितना घिसोगे उतना तुम चमकोगे। क्लास में ही 50 से 60% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वही चीज़ तुम घर पे वही चीज़ मैं तुमको जब दे रहा हूँ, तो वो चीज़ तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? घर पे बैठे हो आराम से, नोट बनाते जाओ हमारे साथ के साथ और अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग, हाइलाइटिंग करते जाओ। जब मैं करा रहा हूँ तो 70% तुम्हारी एनसीईआरटी यहीं क्लियर हो जाए। बची 30% उसको एक बार और रीडिंग लगा लो, है ना? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल हम बना चुके थे, ठीक है ना? मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बन चुका था। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि ओव्यूल जनरली ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मतलब इन माइक्रोस्पोरेंजियम इन माइक्रोस्पोरेंजियम इसका मतलब क्या? ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोस्पोरेंजियम। यही जो मैंने ऊपर आपको बात बताया, वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओव्यूल जनरली एक सिंगल एम्ब्रायो सैक बनाना चाहता है, ठीक है ना? उसी चीज को एनसीईआरटी ऐसे लिखा है, तो असर्शन रीजन में कुछ करके परेशान कर सकते हैं आपको, पर आपको ये अब समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, आगे हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? आगे क्या है? आगे देखिए, आगे है कि देखो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया ना, एक मेगा स्पोर, ठीक है ना? मेगा स्पोर को क्या बोला है मैंने? इस मेगा स्पोर को क्या बोला भाई? मेगा स्पोर जो है ये अपना फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है ना? देखो, ये मेगा स्पोर, देखो भाई, ये जो मेगा स्पोर है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना? ध्यान से सुन लो, इस मेगा स्पोर को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं? और इम्ब्रायो सैक। कुल मिला जुला के मेगा स्पोर को हम इम्ब्रायो सैक बोल लेंगे, ठीक है ना? और जो मेगा स्पोरेंजियम होता है, क्या होता है? जो मेगा स्पोरेंजियम होता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं भाई? इस मेगा स्पोरेंजियम को हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है ना? समझ में आ गया क्या? इस मेगा स्पोरेंजियम को बोलते हैं हम ओव्यूल, ठीक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक? देखो भाई, ये जो एमएमसी है, मतलब जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये पहली तो क्या है
एक लार्ज सेल्स है, कंटेन किया हुआ है एक डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में क्या है? एक डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और इस मेगास्पोर के अंदर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया? क्या है? एक लार्ज सेल्स है, ये डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर में होता है, दूसरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म वाले। और एक इसमें होता है मेगास्पोर मदर सेल में होता है। याद रख लो, मेगास्पोर मदर सेल में जो डिवीजन होता है वो किस तरीके का डिवीजन होता है? ये होता है तुम्हारा मियोटिक डिवीजन, मियोसिस वाला, ठीक है ना। मियोसिस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n, मतलब कि ये होगा तुम्हारा डिप्लॉइड, ठीक, डिप्लॉइड होती है। आगे बढ़ो। आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि जो एमएमसी है ये मियोसिस क्यों करता है? समझ रहे हो? जो एमएमसी है, जो मेगास्पोर है, ये आगे ये मतलब मेगास्पोर की जो मदर सेल है, ये मियोसिस क्यों करता है? ठीक है ना। मियोसिस क्यों करता है? क्योंकि इसको हेप्लॉइड एग बनाना है। क्योंकि इसको क्या बनाना है? तो हेप्लॉइड एग बनाना है, इसीलिए ये क्या करता है भाई? मियोसिस करता है, ठीक। चलो भाई, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट मतलब सर इम्ब्रायो सैक। हाँ, इम्ब्रायो सैक अब हम बनाने वाले हैं, क्योंकि देखो ओव्यूल के अंदर में होता है अपना इम्ब्रायो सैक। देखो एक बार सीक्वेंस मैं लिखता हूँ, ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर में बनता है क्या? इस ओव्यूल के इनसाइड, इस ओव्यूल के कहाँ पे? इनसाइड बनता है तुम्हारा ये इम्ब्रायो सैक, ठीक। समझ में आ गया क्या? ओवरी के अंदर है ओव्यूल, इसी ओव्यूल के अंदर बनता है इम्ब्रायो सैक। और इम्ब्रायो सैक ज्यादातर पौधों में कितने होते हैं? तो एक नंबर में बनते हैं, सिंगल। पर कुछ सिट्रस फ्रूट के अंदर में बहुत सारे मल्टी इम्ब्रायो सैक पाए जाएंगे। चलिए सर आगे। आगे इम्ब्रायोसेक कैसे बनाते हैं? तो इम्ब्रायोसेक देखो कैसे बनता है। यहाँ पे एक है अपने पास, ध्यान से सुनो यार, यहाँ पे एक है अपने पास एमएमसी। यहाँ पे क्या है? एमएमसी, और इसकी प्लॉइडी कितनी है? तो 2n है। अब इस एमएमसी में क्या होता है तुम्हारा? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस होगा। और एक बार मियोसिस होता है तो कितने सेल बनते हैं भैया? तो सेल बनते हैं 4। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोर का ट्रायड। इसका बोलते हैं मेगा स्पोर का ट्रायड, इसको बोलते हैं हम मेगा स्पोर का ट्रायड, ठीक। अब देखो, ये जो 3 सेल है, ये क्या हो जाते हैं? ये 3 सेल डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 सेल हमारे डीजेनरेट कर जाएंगे, ये 3 सेल जो है डीजेनरेट कर जाएंगे। एक जो सेल है, एक जो सेल्स है, ये बच जाएगा, ठीक है ना। एक जो सेल्स है बच जाएगा, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल फंक्शनल सेल, ठीक है ना। या फिर फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। ध्यान से देख लो, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक। अच्छा सर, इसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे, हाँ भाई। तो इसको हम फंक्शनल मेगा, ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बोलेगा, क्या करेगा आगे जाके? तो देखो, ये फंक्शनल मेगा स्पोर आगे जा करके डेवलप हो जाएगा, किसमें? डेवलप इनटू द इम्ब्रायो सैक। यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये आगे चल करके अपना एक इम्ब्रायो सैक में चल के क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या है? एक फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या है? एक फंक्शनल मेगा स्पोर से एक फंक्शनल मेगा स्पोर, यहाँ पे देखो क्या है? एक है ये ना, मतलब एक जो है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या बन गया है? ये अपना इम्ब्रायो सैक बन गया है, ठीक है ना। एक फंक्शनल मेगा स्पोर से एक इम्ब्रायो सैक बन गया है। इस तरीके का, इस तरीके का जो डेवलपमेंट है, इस तरीके का डेवलपमेंट है, तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इस तरीके का जो डेवलपमेंट है उसको क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट
नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट। तो याद रखो मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, तो मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में भैया होता है अपना मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अरे समझ में आया क्या? एक बार ध्यान से पूरा का पूरा तुम स्लाइड देख लो। एम्ब्रायो सैक है, इसमें हुआ है तुम्हारा मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मोनोस्पोरिक टाइप तरीके का डेवलपमेंट हो चुका है। फिर अब जब हम एनसीईआरटी के अगले पेज पे आते हैं, ठीक है ना, अब जब हम एनसीईआरटी के कौन से जब अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे अब तुम हमें कुछ प्लाइडी बताते जाओ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और इस क्वेश्चन का तुम आंसर देखो देते जाओ। न्यूसेलस का नाम सुना है ना अभी, इसकी तुम प्लाइडी बता दो, एमएमसी की प्लाइडी बता दो, और फंक्शनल मेगा स्पोर जो है इसकी, इन सब की तुमको क्या बतानी है, इन सब की तुमको बतानी है फ्लॉइडी, ठीक है ना। इन सब की बतानी है तुमको क्या, इन सब की बतानी है तुमको फ्लॉइडी। फ्लॉइडी क्या होगी, इसकी फ्लॉइडी, न्यूसेलस की फ्लॉइडी, एमएमसी की फ्लॉइडी और फंक्शनल मेगास्पोर की फ्लॉइडी, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसकी फ्लॉइडी तुम बता दो, ठीक। तो देखो यार, न्यूसेलस प्लांट में इम्ब्रायोसाइक के अंदर में था तो इसकी प्लॉइडी होती है 2n, एमएमसी की प्लॉइडी होती है 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी होती है n, और फीमेल गैमेटोफाइट की भी प्लॉइडी होती है n। इसको याद रख लो। तुम फंक्शनल मेगास्पोर का तो प्लॉइडी बता ले जाते हो कई बार, पर तुम इसका फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी बार बार भूल जाते हो। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो इम्ब्रायोसैक है इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, n होती है, हैप्लॉइड होता है, ठीक। अच्छा सर, तो बाकी आगे का जो प्रोसेस है एक ऐसे होता है, जैसे 1 से 4 बन गया, अब उससे एम्ब्रायोसैक बन गया। तो पूरी की पूरी कहानी क्या है, जो पूरी की पूरी कहानी है एम्ब्रायोसैक बनने की, क्योंकि एम्ब्रायोसैक में तो कई सारे सेल्स थे, तो एम्ब्रायोसैक की कहानी क्या है, तो देखो वो फिर एक बार कहानी हम तुमको बता देते हैं, ठीक है ना। फिर कहानी हम तुमको बताते हैं। देखो, अब मैं पूरा का पूरा एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है ना। देखो एमएमसी था, 2n था, इसमें पहले हुआ है क्या, मियोसिस हुआ है, ठीक। अरे समझ में आया क्या, इसमें हुआ है मियोसिस। अब इस मियोसिस से क्या हुआ है, मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 सेल बने हैं, ठीक। इस 4 सेल में से 3 तो खत्म हो गए हैं, एक बच गया है। एक जो बच गया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला है हमने फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है ना। इसको क्या बोला हमने, इसको हमने बोला भाई फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर में क्या, इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर में माइटोसिस चलता है, ठीक है ना। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जानते हो ना, यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल वाला डिवीजन। यहाँ पे माइटोसिस चलेगा। अब माइटोसिस जब चलता है तो माइटोसिस की आदत क्या है, एक सेल से 2 सेल बनाता है, ठीक। फिर यहाँ पे एक बार माइटोसिस हो गया ना, फिर यहाँ पे अगेन दोबारा सेकेंड टाइम भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, ठीक है ना। सेकेंड टाइम भी क्या होगा भाई, माइटोसिस होगा। तो 2 सेल है, तो 2 सेल से कितने सेल बन जाएंगे, एक इससे 2 सेल बन जाएंगे, फिर इससे भी 2 सेल बन जाएंगे, तो 2 से 4 सेल बन गए। अरे बन गए कि नहीं, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो 2 से कितने सेल बन गए, 4 सेल बन गए। अब इस 4 सेल से फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर यहाँ पे माइटोसिस होता है, ठीक है ना। फिर जब तीसरी बार माइटोसिस होगा तो 4 से कितने सेल बन जाएंगे, तो 4 से 8 बन जाएंगे। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे 4 से 8 सेल बन गए, है ना। तो 4 से 8 सेल बन गए, तो यहाँ पे देखो 8 सेल अपना बन चुका, ठीक है ना, 8 सेल बन चुका, ठीक, 8 सेल बन चुका है। अब देखो इस 8 सेल में क्या होता है, इस 8 सेल्स में क्या होते हैं, इस 8 सेल्स में जो 6 सेल होते हैं, 6 सेल्स हैं, एक कहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट टू ऑपोजिट इन, माइग्रेट टू
ऑपोजिट इन। बचे कितने सेल? 2 सेल बने। 2 सेल जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड एट सेंटर, और जो सेंटर पे होते हैं और एक बनाते हैं क्या? तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनाते हैं भाई? पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। अच्छा सर, 2 सेल तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और चलो इसको एक बार मैं और तुमको बढ़िया से और समझा दूं, ठीक है ना? 6 सेल और 2 सेल का जो मैं तुमको डिवीजन है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक? ये कहाँ पे चले गए हैं? जो 6 सेल हैं ये तुम्हारे अपोजिट एंड पे चले गए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट एंड पे जो 3 सेल है, क्या है? जो 3-3 सेल के जोड़े में चले जाएंगे। तो देखो भाई, जो 3 सेल हैं ये तो चले गए हैं चैलेजल एंड पे, ठीक? और ये जो 3 सेल हैं ये हमारे चले गए हैं माइक्रो पाइलर एंड पे। कौन से एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। और ये चले गए हैं चैलेजल एंड पे। तो जो चैलेजल एंड पे चला गया है ये बना देता है एंटीपोडल सेल। क्या बना देता है भैया? तो एंटीपोडल सेल। और जो माइक्रोपाइलर एंड पे है तो ये 2 तरीके का सेल बनाता है। कितने तरीके का सेल बनाता है? 2 तरीके का सेल बनाता है। 2 तो सिनर्जिड सेल बनाता है, 2 तो सिनर्जिड सेल बनाता है, और एक सेल भी तो बनाएगा, एक सेल भी तो बनाएगा। ध्यान से देखो, जो माइक्रोपाइलर एंड वाला है तो तुम्हारा सिनर्जिड सेल बना दिया, और एक क्या बना दिया? एक सेल बना दिया। तो अब जैसे एक सेल बन गया तो फिर अब सारे सेल माइग्रेट हो गए। अब देखो सारे सेल जो माइग्रेट हो गए, अब ये फाइनली अपना एम्ब्रायो सैक बन करके तैयार हो गया, है ना? तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है भैया ये अपना एम्ब्रायो सैक का डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना एंटीपोडल एंड पे, कहाँ पे? अपना एंटीपोडल एंड पे एंटीपोडल सेल्स जो हैं ये किस एंड पे हैं भाई? तो एंटीपोडल जो सेल्स हैं ये अपने हो गए यहाँ पे चैलेजल एंड पे, ठीक है ना? यहाँ पे चैलेजल एंड देख रहे हो, तो चैलेजल एंड के पे एंटीपोडल सेल्स हो गए। और यहाँ पे तुम माइक्रोपाइलर एंड भी देख रहे होगे, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर छुप गया क्या? तो माइक्रोपाइलर एंड देख रहे हो, ये माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड पे कौन से सेल्स हो गए तुम्हारे? ये सिनर्जिड सेल, ठीक? ये अपने सिनर्जिड सेल हो गए, माइक्रोपाइलर एंड पे हो गए। और इसी के अंदर में अपना मीलिफॉर्म एपरेटस हो गया। और यहाँ पे देखो एक जो तुम्हारा बीच में एक सेल तुमको ये दिखाई दे रहा है, इस एक सेल को ध्यान से तुम देखो, इस एक सेल को, ठीक? तो ये पूरा का पूरा तुमको सेल बन गया और ये तुम्हें समझ में आ गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरी की पूरी यार तुमको प्रिंट आउट मिल जाएगी, सॉरी पीडीएफ जो भी है ये पीपीटी तुमको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना? पर मैं ये सब चीजों में यार जानते हो यार, मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। मेरा मानना है कि ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है तो क्या हुआ, अच्छे से ऐसा पढ़ लो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि बार बार पढ़ना जैसे मुझे नहीं समझ में आता। जैसे कई सारे हैं ना, कई सारे हैं लोग कहते हैं कि यार एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे। मेरा कोशिश क्या है, मेरा कोशिश यही रहता है कि एक बार में जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हमारा पहला एफर्ट है पढ़ाई का, वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना? हम हमेशा कोशिश करें कि पहली बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में पुट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पहली बार में समझ में आ जाए। तब जाकर के रिवीजन में हमें 5 से 10 मिनट का टाइम बच जाएगा, और यही सबसे इफेक्टिव तरीका होता है यार रिवीजन करने का। अगर तुमको पढ़ा हुआ चीज़ अगेन 1 घंटे की क्लास की चीज़ को तुमको रिपीट करने में, रिवाइज़ करने में अगर तुम उसमें आधे घंटे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट नहीं, ये पूरा का पूरा वेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? 1 घंटे का चीज़ तुमको मैक्सिमम रिवाइज़ करने में 5 से 10 मिनट लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर तुमने क्लास को पूरी अच्छे से फ़ोकस तरीके से सुना हुआ है ना, तो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम भाई, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट तो मैं बहुत बोल दिया, ठीक है ना? उससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। यही तरीका है। तो मेरा तो यही मानना है कि पहली बार में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सको, जितना मसल के निकाल सको, जितना तुम इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में पुट कर सको, जितना अच्छे से समझ सको उतना समझ लो। क्योंकि बार-बार जैसे समझना क्या मतलब है? 1 घंटे फिर बार तुम किसी और का लेक्चर देखोगे, फिर किसी और। तो अच्छा है ना कि एक ही जगह पे एक ही मटेरियल से स्टिक रहो और एक ही मटेरियल को फॉलो करो, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेक्चर हो चुका अपना 1 घंटे 9 मिनट 10 मिनट का, पर कोई बात नहीं, थोड़ा-सा और हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना? और इसका जो क्वेश्चन वाला सीरीज़ है, हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना?
खैर कोशिश करेंगे इसी में करा देते हैं, है ना। तो देखो भाई, एंटीपोडल सेल बन गया, सिनर्जी सेल बन गया और एक सेल बन गया। ठीक, अब जैसे ही ये पूरे के पूरे सेल्स बनते हैं ना, जैसे जैसे पूरे देखो अब सेल बन गए, अब ये पूरे के पूरे अपोजिट कॉर्नर पे जाएंगे। तो ये जो डिवीजन होता है, ठीक है ना, ये जो डिवीजन है, डिवीजन कौन सा, ये जो माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस वाला, ये जो डिवीजन हुआ अभी माइटोसिस का डिवीजन हुआ ना, जो माइटोसिस के जो ऑल थ्री जो अभी हमने डिवीजन पढ़े हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि ये जो डिवीजन होते हैं ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं भाई साहब। ओ भाई साहब, ये क्या बला है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब बता दीजिए सर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बनने के बाद नॉट इमीडिएटली नॉट इमीडिएटली फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये नहीं कि न्यूक्लियस बन गया तो तुरंत अब सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियस बन गया अब उसको थोड़ा घूमने दो, फिर बाद में एंटीपोडल पे गया, मतलब चैलेंजर एंड पे गया, फिर माइक्रोपाइलर एंड पे गया, फिर जा जाके वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियस बना है सो सेल में घूम रहा है, उसको ये नहीं वो मतलब फ्रीली घूम रहा है, उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर बाद में मतलब कुछ टाइम के बाद वहां पे क्या बन रहा है, उसके सेल वॉल बन रहे हैं। तो इस तरीके का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर वो डिवीजन है इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता है, न्यूक्लियस बनने के तुरंत बाद नहीं होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मेशन। तो ये जो है अपना, ये पूरा का पूरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, अब जो एम्ब्रायो सैक बन गया है, तो सारे के सारे जो सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स किस तरीके से अरेंज हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अब ये अपनी लास्ट पॉइंट है आज की। यहाँ पे जो अभी हमने सीखा कि एक एम्ब्रायो सैक बनाने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन में, क्या बोल रहा हूँ, एक एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन में क्या है कि एक तो तुम्हारा मियोसिस लगता है, एक मियोसिस लगता है और प्लस जो 3 माइटोसिस लगते हैं, एक मियोसिस लगता है और 3 माइटोसिस के डिवीजन लगते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लो, एक एम्ब्रायो सैक बनाने से ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल पॉइंट, यहाँ से तुम्हारे बोर्ड में न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ही है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यही है कि एक एम्ब्रायो सैक का अगर तुमको फॉर्मेशन करना है तो कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस, एक मियोसिस और 3 बार माइटोसिस करना पड़ेगा, एक बार मियोसिस करना पड़ेगा और 3 बार क्या करना पड़ेगा भाई, तो 3 बार माइटोसिस करना पड़ेगा। तो अगर बताओ, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि 2 एम्ब्रायो सैक बनाने हैं, ठीक है ना, 2 एम्ब्रायो सैक बनाने हैं, तो माइटोसिस का नंबर बताओ और मियोसिस का नंबर कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ माइटोसिस का नंबर और मियोसिस का नंबर। तो देखो, पहले तो हम मियोसिस का नंबर, एक में एक लग रहा तो 2 में 2 हो जाएगा, और एक में 3 था तो 2 में 3 इंटू 2 मतलब 6 माइटोसिस डिवीजन करना पड़ेगा, 6 बार माइटोसिस डिवीजन कराना पड़ेगा। अरे समझ में आ गया क्या। इसी तरीके से बोलता है कि अगर 50 एम्ब्रायो सैक बनाने हो तो कितनी बार माइटोसिस कितनी बार मियोसिस, तो जितने एम्ब्रायो सैक है उतनी बार मियोसिस कराना है, लेकिन अगर 50 एम्ब्रायो सैक है तो 50 बार मियोसिस कराना पड़ेगा, और उसका 3 गुना मतलब 150 बार उसका माइटोसिस कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पॉइंट था। चलिए भाई, ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर जल्दी जल्दी आपको एनसीईआरटी का रिकैप करवा देते हैं, ठीक है ना। वैसे जो जो हमने पढ़ाया ये सारा का सारा एनसीईआरटी का ही लाइन था, ठीक है ना। पर आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए एक बार हम ये डायग्राम को खोल के दिखाते हैं, बस मैं यही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में देखो न्यूसेलस था, ठीक है ना। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल, देखो यहाँ पे लिखा है मेगा स्पोर डायड और फिर यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड, तो मैंने सीधे टेट्राड बना दिया है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये मियोसिस ही है, ये जो पूरा है मियोसिस है। यहाँ पे हाँ तुम बोल सकते हो मियोसिस 1 और यहाँ पे बोल सकते हो तुम मियोसिस 2, ठीक है ना। पर फाइनली यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड ही बनता है जिसमें से 3 खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो तीनों हैं ये तीनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा एक, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8,
फिर देखो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, फिर यहाँ पे सिनर्जिड सेल, एक सेल सेंट्रल से 2 पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडल सेल, फिर पूरा का पूरा सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। और यहाँ पे जो मैंने फिलीफॉर्म एपरेटस बनाया हुआ था, ये यहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो साइट आपके सामने बन के तैयार होगा। तो ये पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ कहानी, ये पूरा की पूरी वही कहानी है। तो मैं बार-बार यार कहानी को क्यों ही रिपीट करूँ, ठीक? तो सीधा डिसेंट स्टार का फेवरेट चीज क्या है पता है? डिसेंट स्टार का फेवरेट चीज यही है कि लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन। क्या है? लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन। ये हमारा फेवरेट चीज है और आप भी अपना फेवरेट चीज बना लो कि हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से देखने की कोशिश करो। तो चलो थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं और इसके बाद चश्मा लगा के हीरो बन के सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो देख लेते हैं, ऊपर में ऐसा कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं था। अगला रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हाँ भाई, यहाँ से अपना है जो हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में लिखा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर अपना शुरू हो गया। चलो भाई, यहाँ से अपना हम ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर अब क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट निपटा लेते हैं, ठीक है ना? निपटा दिया जाए, क्या कहती है जनता, निपटा दिया जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, सिन कार्पस कंडीशन इज रिफर टू एज। सिन कार्पस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिन कार्पस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड। तो मोर देन वन पिस्टिल फ्री फ्रॉम बक नहीं होगा। गायनोसियम कंटेन मेनी पिस्टल दैट मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, सही बात है। गायनोसियम कंटेन सिंगल दैट 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 तो आंसर हो गया यहाँ पे अपना बी। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फॉलोइंग दैट 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 स्टिग्मा। देख रहे हो यार कितना एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। बल्ज्ड पार्ट, अरे अरे ओवरी। इलोंगेटेड सिलेंड्रल पार्ट ऑफ स्टिल, क्या था? स्टाइल। स्टाइल मारेंगे स्टाइल मारेंगे स्टाइल मारेंगे, ठीक है ना? स्टाइल हो गया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, पेन की थिकनेस? चलो भाई, क्या लिखा है? मेगा स्पोरेंजियम इज रिफर्ड। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम किसको बोलते थे हम? मेगा स्पोरेंजिया। देखो वैसे तो हम मेगा स्पोरेंजियम हम किसको बोल रहे थे भाई? हम बोले थे इम्ब्रायोसाइट को, पर हम कभी कभी यहाँ पे ओव्यूल को भी बोलेंगे, ठीक? यहाँ पे ए टू ही, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में जब एमबीबीएस कर जाएंगे ना, तब क्या ना ना ना। देखो, प्लांट हैविंग सिंगल ओव्यूल, एक होता है। व्हीट पैडी मैंगो ऑल ऑफ दिस, सब में होता था। ए इन द फ्लावर, इसको भी हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में। किस लेक्चर में पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी सारे क्वेश्चन, ये जो कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए मैंने छोटा कर दिया, तुम देख ना पाओ। देखो, ये जो चारों हैं, 1 2 3 4 है ना, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा मेगा स्पोर का टेट्राड। अब सर्च कर लो, देख रहे हो कितना आसानी से हो जा रहा है। एक apparatus कंसिस्ट ऑफ, एक apparatus कंसिस्ट ऑफ, एक apparatus में क्या होता है? तो एक apparatus देखो, 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल, ये दोनों को मिला करके यार एक apparatus बोलते हैं। तो याद कर लो, एक apparatus 2 सिनर्जिड सेल, क्या बोला? 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल को मिला करके एक apparatus बनता है, ठीक है ना? इन दोनों को जब मिला देंगे तो एक apparatus बनता है। तो बोथ है एंड से। सेलुलर थिकनेस, जिसको हम फेलिफॉर्म apparatus बोलते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। द सेल्स लोकेटेड एट द चैलेजल एंड, चैलेजल एंड पे कौन सा था? एंटीपोडल सेल अपना था। अच्छा अच्छा, क्या सर एकदम मजा मजा, एकदम धुआं धुआं है तो होता जा रहा है। हाँ भाई, धुआं धुआं हो जाएगा भाई, धुआं धुआं हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे ए और बी को पहचानो, ए और बी को पहचानो। सेंट्रल सेल है, मेगा स्पोर है, न्यूसेलस है। मेगा स्पोर मदर सेल है, न्यूसेलस है, सेंट्रल सेल है। तो ए क्या है और बी क्या है? ए क्या है, बी क्या है? ए क्या है, बी क्या है? तो देखो, ए जो हो जाएगा तुम्हारा न्यूसेलस है और बी जो है सेंट्रल सेल। आंसर डी हो जाएगा, ठीक। द सेंट्रल सेल के पास क्या है? सेंट्रल सेल हैज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रायो सैक, सही है। हैज टू पोलर न्यूक्लियस कंटेन टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। द सेल्स इन द एम्ब्रायो सैक लोकेटेड इन द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं? तो एक apparatus पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ एंजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली, मेल और फीमेल गैमेट कौन है? तो मेल गैमेट कौन है भैया? ये तो लिखा ही नहीं है, तो लग रहा है क्वेश्चन ही गायब हो गया यहाँ से। तो मेल गैमेट यहाँ पे कौन हुआ करता है? तो मेल गैमेट कौन होता है भाई? मेल गैमेट कौन होता है? पोलन, यही होता है ना, पोलन। और ठीक है ना, फीमेल गैमेट कौन होता है? ठीक, फीमेल गैमेट कौन होता है?
फीमेल गैमेट कौन होता है? तो ओव्यूल। सॉरी, फीमेल गैमेट होता है तुम्हारा एम्ब्रायोसाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है हमारा एम्ब्रायोसाइट, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, गैमेटोफाइट नहीं है, यहाँ पे गैमेट है। तो ये हो गया तुम्हारा ओव्यूल, ठीक है ना। तो जो मेल गैमेट होता है, पोलन जो होता है, ये होता है तुम्हारा मोटाइल, और जो ओव्यूल होता है ये होता है तुम्हारा नॉन मोटाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर ऐसा दिया, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो मेल वाला होता है गैमेट, ये मोटाइल होता है, और जो फीमेल वाला गैमेट होता है ये नॉन मोटाइल होता है। अगला क्वेश्चन देखना, एनी थ्री meiotic division of the functional megaspore, the gametophyte has how many cells? एक बार जब हम meiotic division किए हैं तो कितने सेल्स बने थे भाई? 3 बार जब हम meiotic division किए थे तो 8 सेल बन गया है ना। एक बार meiotic division करेंगे, आफ्टर 3 meiotic division, 3 बार meiotic division करेंगे ना, मतलब तो कितने सेल बने हैं अपना? 8 सेल बना है, वही लिखा हुआ है यहाँ, ठीक। ये अरे यार, दिख रहा है क्या बोर्ड? दिख रहा है क्या बोर्ड पे? नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा इसको यार कर सकते हैं, कोई हम कष्ट वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं। अब दिख रहा होगा। अच्छा, अगर अब भी नहीं दिख रहा है तो क्या किया जा सकता है? तो भी तरीका है, तरीका है, तरीका है, तरीका था, तरीका है, तरीका रहेगा। हाँ यार देखो, ये है अपना पोलिनेशन इज एसेंशियल इन जो फ्रॉम प्लांट विकास। पोलिनेशन जरूरी क्यों है? तो ये तो पोलिनेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक। देखो, ये इसको कर सकते हैं, एथा एंथर और एथा फिलामेंट। तो ये था, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, एंथर और टिपिकल स्टामेन लिखा हुआ है, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, पोलिनेशन इन प्लांट इज रिफर टू एज, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ऑटोगैमी ये सब अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। देखो, अब जो भी सारे क्वेश्चन है ये सब अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हाँ, कुछ कुछ बीच बीच के क्वेश्चन है तो ये सब हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यार हमने आपको करा दिए, ठीक। और उम्मीद करते हैं आपसे कि ये सारा क्वेश्चन आप एक बार फिर लेक्चर खत्म होने के बाद ये सब कुछ आप एक बार वापस से रिपीट करोगे और दोहरा लोगे। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर काफी हमारी तरफ से मैंने कोशिश किया कि सारे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए और सारी चीजें आपको अच्छे से याद कराई जाए, जैसा मेरा प्रॉमिस था। एनसीईआरटी को हम डिकोड करेंगे, तो इस तरीके से हम एनसीईआरटी को एक एक करके, एक एक लाइन को डिकोड करते जा रहे हैं, एक एक चीज को समझते जा रहे हैं। चलिए भाई, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी, मौज मस्ती करते रहो, घूमते रहो।